बच्चों, आज का टॉपिक है विकास एवं वर्गीकरण। विकास यानी कि जैव विकास, जैव विकास और वर्गीकरण यानी कि हम लोग इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन के बीच में हम कड़ी जोड़ेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखते हैं विकास एवं वर्गीकरण। दो स्पीशीज के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे उनका संबंध भी उतना ही निकट का होगा। जितनी अधिक समानताएं उनमें होंगी उनका उद्भव भी निकट अतीत में समान पूर्वजों से हुआ होगा। जैसे सगे भाई बहनों के बीच में समानताएं बहुत होती है, लेकिन चचेरे ममेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच में समानता जो है थोड़ी सी कम होती है सगे भाई बहनों की तुलना में। तो सगे भाई बहनों में माता पिता जो है वो एक रहते हैं, लेकिन चचेरे ममेरे फुफेरे में माता पिता, उनके माता पिता और मेरे माता पिता का जो माता पिता है वो एक होते हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जितना समानता ज्यादा उतना ही पूर्वजों का संबंध उतना ही निकट का। पदानुक्रम में जीवों के वर्गीकरण का आधार उनके गुणों में समानता एवं असमानताएं होती है। वर्गीकरण से यह स्पष्ट पता चलता है कि जैविक विकास के आधार पर जीवों के विभिन्न वर्गीकृत समूह एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। अतः जीवों का वर्गीकरण उनके विकास के संबंधों का प्रतिबिंब होता है, इसलिए जैव विकास तथा वर्गीकरण का अध्ययन क्षेत्र परस्पर संबंधित है। यानी कि हम देखते हैं जो जीवों के वर्गीकरण का जो आधार है वो उनके गुण है, और गुणों में समानता और असमानता के आधार पे ही वर्गीकरण होते हैं। और वर्गीकरण से ये हमें साफ साफ पता चलता है कि जैविक विकास में ये वर्गीकरण किस समूह से एक दूसरे से संबंधित है। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि वर्गीकरण जो है वो जैव विकास संबंधों का प्रतिफलन है या प्रतिबिंब है। यानी जैव विकास में जिस तरह से एक के बाद एक जीवों का विकास हुआ, ठीक उसी तरीके से हम सरल से जटिलतम प्राणियों में वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण के शुरू में हम सरल जीवों को रखते हैं और आगे हम जटिल जीवों को रखते हैं। ठीक जिस तरह से जैविक विकास में भी सरल प्राणी से धीरे धीरे जटिल प्राणी का विकास हुआ, ठीक उसी आधार पे। इसलिए जैव विकास को हम वर्गीकरण का अध्ययन क्षेत्र, दोनों का अध्ययन क्षेत्र को हम संबंधित कहते हैं। यानी कि जैव विकास और वर्गीकरण का अध्ययन क्षेत्र परस्पर संबंधित है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं समजात अंग यानी कि होमोलोगस ऑर्गन। सभी पादों की आधारभूत संरचना एक समान है, यद्यपि विभिन्न कशेरुकों में भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए इनमें रूपांतरण हुआ है, तथापि पाद की आधारभूत संरचना एक समान है। यहाँ हम देख रहे हैं चमगादड़ का पंख और सील जो समुद्र में पाए जाते हैं उसका पाद, और सिंह का पाद, और चिंपांजी का पाद, और मनुष्य का पाद, यानी कि जिसे हम आम कहते हैं। तो इस तरह से सबका जो संरचना है यानी हड्डियों का संरचना जो है वो काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन जैसा जैसा व्यवहार होता गया उस हिसाब से उसमें परिवर्तन आते गया, थोड़ा थोड़ा बाहरी रूपों में। तो ऐसे अंगों को हम नाम देते हैं समजात अंग, क्योंकि ये जो समानता है, ये समानता हमको बता रही है कि इन सब के पूर्वज कभी न कभी बहुत सारे समय के पहले ये कभी न कभी एक ही जड़ से जुड़े हुए हैं, और विकास के साथ अलग अलग तरीके से विकास होते हुए सब जो है एक अलग अलग तरीके से विकसित हुए। एक ऐसे समजात अभिलक्षण से भिन्न दिखाई देने वाली विभिन्न स्पीशीज के बीच विकासीय संबंध की पहचान करने में सहायता मिली है। तो हमने ऐसे अंगों की संरचना को तुलना करके हमने जैव विकास और वर्गीकरण को दोनों में हमें सहायता मिला है। हमने जीवों के बीच में विकासीय संबंध को पाने में भी, समझने में भी हमको काफी सहूलियत हुई है। जैव विकास का कहानी पूरी तरह से समझने के लिए हमें जीवाश्म का भी सहारा लेना पड़ता है। क्या होता है ये जीवाश्म?
कभी कभी जीव अथवा उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण इनका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए यदि कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूखकर कठोर हो जाए तथा उसमें कीट के शरीर की छाप सुरक्षित रह जाए, जीव के इस प्रकार के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। यानी कि कोई भी प्राणी का अवशेष, प्राणी का पैर का छाप, कुछ भी पत्तों का, ये अगर जमीन के नीचे या पत्थर के नीचे, पहाड़ों के नीचे दब के रह जाए, उसके ऊपर सालों साल, 100 साल, सैकड़ों साल तक उसके ऊपर और मिट्टी जमते जाए, तो उसके दबाव और गर्मी से ये धीरे धीरे एक पत्थर जैसा रूप ले लेता है और जिसे हम लोग जीवाश्म कहते हैं। अस्म का मतलब होता है पत्थर। तो जीव जो पत्थर का रूप ले चुका है उसे हम कह रहे हैं जीवाश्म। ऐसे जीवाश्म कितनी पुरानी है ये जानने के लिए हमें कुछ उपाय लगाने पड़ते हैं, जैसे कार्बन डेटिंग मेथड। जैसे हम रेडियो एक्टिव कार्बन 14 का प्रेजेंस से हम पता करते हैं कि कैसे ये कितना पुराना जीवाश्म है। इस तरीके से हम पता करते हैं कि कौन से युग में कौन सा प्राणी पाया जाता था। अगर हम जैव विकास का कहानी को पूरा करना चाहते हैं तो कभी कभी हमें कुछ लुप्त कड़ियां इसी तरह से जीवाश्म के रूप में मिलता है, जो सदियों पुराने, करोड़ों साल पहले इस पृथ्वी में थी लेकिन आज नहीं है। और ये जो है, ये विकास का एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज के जाते समय ये बीज की कुछ कड़ियां रहती है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ देख रहे हैं उदाहरण, जैसे एक पेड़ का तना जो जीवाश्म बन चुका है, ठीक उसी तरह से एक अमोनाइट नाम का ये अकशेरुकी यानी कि इनवर्टिब्रेट प्राणी का जीवाश्म है यहाँ पे। ठीक उसी तरह से ट्राइलोबाइट ये भी अकशेरुकी है। फिर हम देख रहे हैं ये एक जीवाश्म है मछली का, इसे हम नाइटिया कह रहे हैं। ये एक है जीवाश्म डायनासोर का, कपाल का, जिसे हम राजासोरस कह रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे जीवाश्म हैं जो हमें आज पूरी तरह से ये समझने में सहायता करती है कि हम कैसे धीरे 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 जैव विकास के प्रक्रम में आज के रूप में पहुंचे। अभी हम लोग देखेंगे जीवाश्म एक के बाद एक परत कैसे बनाते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक कहानी के माध्यम से या घटना के माध्यम से हम इसको समझते हैं। मान लेते हैं 10 करोड़ या 100 मिलियन साल पहले कुछ अकशेरुकी जीव जो है समुद्र की रेत के नीचे दब गए और वो धीरे धीरे उसके अवशेष जो है वो जीवाश्म में बदलते चले गए, यानी कि पत्थर जैसा रूप में बदलते चले गए। इसके बाद ठीक उसी जगह पे कुछ मिलियन साल बाद डायनासोर्स का जमाना आया और डायनासोर्स वहां पे विचरण करने लगे। उसमें से कुछ एक डायनासोर का अवशेष जो है वहां रहा और उसके ऊपर फिर से समय के साथ साथ मिलियन साल बीत गए और उसके ऊपर मिट्टी का परत जमते चला गया और उन सब के दबाव में वो डायनासोर का अवशेष भी जीवाश्म में बदल गए। इसके बाद ठीक उसी जगह पे हम देख रहे हैं कि घोड़े जैसे कुछ प्राणी जो है वो वहां पे उसके अवशेष रह गए जो वहां विचरण कर रहे थे और वो भी मिट्टी के नीचे जम गए या उसके ऊपर, उसके अवशेष के ऊपर मिट्टी जमते चले गए, पेड़ पौधा भी हो गए। और किसी समय भूमि क्षरण के चलते या उसके वहां जगह पे खनन कार्य के चलते हो, उस घोड़े जैसा प्राणी का जो जीवाश्म था वो सामने आता है, निकल के आता है। और उसके चलते हम लोग जब वहां खनन कार्य करते हैं तो हम पाते हैं कि वहां के जमीन में परत दर परत जितना हम नीचे जा रहे हैं हमें हर युग का अवशेष वहां मिल रहा है। यानी कि अवशेष कितना पुराना है वो हम कार्बन डेटिंग मेथड से हम तय करते हैं और हम पाते हैं कि एक एक परत जो है मिट्टी का और उसमें जो अवशेष जमा हुआ है वो एक एक समय का युग के अनुसार वहां अवशेष हमको मिलते जाता है। इस तरह से जीवाश्म एक के बाद एक परत बनाते हैं।
विकास के चरण। विकास क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में हुआ। इसको हम दो तरीके से देख रहे हैं, योग्यता का लाभ और गुणता का लाभ। योग्यता के लाभ में हम उदाहरण के तौर पे देख रहे हैं आंख का विकास। जटिल अंगों का विकास डीएनए में मात्र एक परिवर्तन द्वारा संभव नहीं है, ये क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में होता है। यानी कि ये विकास जो है ये काफी समय से होता है और ये क्रमिक रूप में होता है, धीरे धीरे होता है। एक बार में ही डीएनए का इतना ज्यादा परिवर्तन नहीं हो जाएगा कि आंख एक बार में ही विकास हो जाएगा या उसमें बदलाव आ जाएंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं प्लेनेरिया में अति सरल आंख होती है। जैसे ये एक प्लेनेरिया है, इसके आंख को हम लोग सरल आंख कहते हैं। कीटों में जो है जटिल आंख होती है और मानव में द्विनेत्री आंख होती है। इस तरह से हम देख रहे हैं आंखों का विकास कैसे हुआ इस जैविक विकास के माध्यम से। फिर हम देख रहे हैं गुणता के लाभ। इसमें हम देख रहे हैं पंखों का विकास। पंख पर ठंडे मौसम में उष्मारोधन के लिए विकसित हुए थे, कालांतर में उड़ने के लिए भी उपयोगी हो गए। पंख यानी कि पर जो हम वो अपने ऊपर ठंड मौसम में अपने शरीर के अंदर गर्मी को बजाय रखने के लिए, गर्मी को रोक के रखने के लिए इसका विकास हुआ था, लेकिन आगे चल के इसे उड़ने के काम में भी इस्तेमाल होने लगे। जैसे कि डायनासोर के पंख थे पर पंखों से वो उड़ने में समर्थ नहीं थे। पक्षियों ने परों को उड़ने के लिए अपनाया। जैसे कि हम इस तरह के जीवाश्म में देख रहे हैं, ड्रोमासोर परिवार का छोटा डायनासोर है। इसके जो जीवाश्म है इसमें हमको पर के छाप दिख रहे हैं और ये छाप भी जो है वो परिरक्षित हो गई। और यहाँ हम अग्रबाहु पर से तो परों के छाप देख सकते हैं। इस तरह से हम पर का देख रहे हैं छाप, लेकिन ये लोग उड़ नहीं सकते थे। इसलिए हम लोग ये निष्कर्ष पे पहुंचे कि परों के साथ उड़ने का संपर्क नहीं था या संबंध नहीं था। कृत्रिम चयन। बहुत अधिक भिन्न दिखने वाली संरचनाएं एक समान परिकल्प में विकसित हो सकती है। 2000 वर्ष पूर्व मनुष्य जंगली गोभी को एक खाद्य पौधे के रूप में उगाता था तथा उसने चयन द्वारा इससे विभिन्न सब्जियां विकसित की। इसे कृत्रिम चयन भी कहते हैं। हम लोग जैव विकास पढ़ते समय हम लोग डार्विन के सिद्धांत को देखे कि इसमें हम देखे प्राकृतिक चयन होता था, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं ये कृत्रिम चयन, यानी कि मनुष्य द्वारा कुछ कुछ चीजों को चयन किया गया और उसी का उगाने शुरू कर दिए वो लोग। इस तरह से ये विकसित हुई। जैसे हम यहाँ एक जंगली गोभी देख रहे हैं, ये जंगली गोभी जंगलों में होती थी, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं बहुत सारी विविधता आए और इस विविधता में हमें जो मनुष्य को जो अच्छा लगा उसका उन्होंने उगाना शुरू कर दिया या उसे अपने बगीचे में लगाना शुरू कर दिया। इस तरीके से वो विकसित हुआ। इसी से आया फूल गोभी, ब्रोकोली, कांट गोभी और गोभी, केल, ये सब कुछ जो है ये जंगली गोभी से ही विकसित हुआ। अब हम लोग देख रहे हैं आणविक जाति वृत्त। ये इस विचार पर निर्भर करता है कि जनन के दौरान डीएनए में होने वाले परिवर्तन विकास की आधारभूत घटना है, और दूसरा दूरस्थ संबंधी जीवों के डीएनए में विभिन्नताएं अधिक संख्या में संचित होगी। तो इन दोनों जो है हमारा विकास में इनका काफी महत्व है। हम देख रहे हैं कि जनन के दौरान जो भी परिवर्तन आ रहा है वो अगर डीएनए में परिवर्तन जो है वो आधारभूत घटना है और उसी के चलते हमारे विविधता आ रहे हैं, उससे विकास आ रहे हैं, जैव विकास आ रहे हैं, नए नए स्पीसीज का जन्म हो रहा है। ठीक उसी तरह से जो जीव के बीच में निकटता नहीं है यानी कि दूरस्थ है, इसमें डीएनए में जो विभिन्नताएं हैं वो ज्यादा पाई जाएंगी।